हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर ये इन्फिनिटी क्लासेस आपका एक चैनल है। यहां से आप इसको एक बार सब्सक्राइब करेंगे, देन प्रेस द बेल आइकन, ये बेल आइकन को प्रेस करेंगे और उसके बाद इसमें ये जो वीडियोज़ हैं, यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं लॉ से रिलेटेड टोटल वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद आपने कौन सा जिस भी कोर्स में आप हैं, तो यहाँ से हर एक सेमेस्टर की जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। जैसे मूट कोर्ट प्रैक्टिकल फाइल है, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में ये कोर्सेज सेट किए गए हैं। तो ये सीसीएस में 5th सेमेस्टर के लिए लैंड लॉज यानी कि यूपी रिवेन्यू कोड वगैरह दिया गया है, प्लेलिस्ट है। और ये सीआरपीसी की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ एविडेंस है, मुस्लिम लॉ है, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, एनवायरमेंटल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, यानी कि सभी प्रकार की आपको यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी आपके पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो अब ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का अगला पार्ट हम ले चलते हैं उसके बारे में। तो जी, इससे पहले हमने वसीयत बताई थी, अब उसका जो क्रोड़ पत्र है यानी कि जो क्रोड़ विल है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोड़ विल है उसको जो राइट्स हैं हम जिसके नाम वसीयत की जाती है उसको दे देते हैं। किस प्रकार से देते हैं आइए चलते हैं यहाँ पर। तो यह क्रोडविल मेरे द्वारा, ये प्रारूप है यहाँ पे लिखता है, यह क्रोडविल मेरे द्वारा लिखित पिछले वसीयत दिनांक 5/9/2000 का क्रोड़ पत्र यानी कि कोडिसल है, जो आज दिनांक 20 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को मेरे द्वारा लिखा गया और हस्ताक्षरित किया गया। मैंने अपने वसीयत पत्र के द्वारा अपनी संपत्तियों को अपनी पत्नी श्रीमती तय तथा पुत्र थय को बांट कर दे दिया था, और अब मैं अपनी सभी संपत्तियों का स्वामी अपनी पत्नी श्रीमती तय को नियुक्त करता हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती तय को यह अधिकार होगा कि वे अपनी इच्छा अनुसार समस्त संपत्तियों को स्वयं धारण करे या किसी को हस्तांतरित कर दे, यानी कि उसको सारे राइट्स यहाँ पर प्रदान कर दिए जाते हैं। मैं घोषित करता हूँ कि मेरा यह है वसीयत पत्र उस प्रकार लागू किया जाए जैसे कि उपयुक्त बातें जो पिछले वसीयत में पहले से ही थी, अन्य बातों के बारे में उस वसीयत की पुष्टि करता हूँ। तो यहाँ पर स्थान का नाम आ जाएगा और यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे ए के, और यहाँ पे जो साक्षी यानी कि गवाह है वो आ जाएंगे और वसीयतकर्ता की सिग्नेचर यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्रोड़ विल हो जाता है। अब बात करेंगे हम भागीदार के विघटन का विलेख यानी कि डीड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप डीड है उसका डिसोल्यूशन यानी कि उसका विघटन कैसे होता है, ठीक है, ये उसका प्रारूप है यहाँ पर। तो यहाँ पर भागीदार के विघटन का जो विलेख है सन 2000 के सितंबर के महीने की इस 6वीं तारीख यानी कि जो भी तारीख होती है, ए पुत्र कै उम्र 35 वर्ष निवासी मोहल्ला आनंदगंज निवास मतलब जिला जौनपुर, जिसे एतद पर चात बहिर्गामी भागीदारी कहा गया है। एक पक्ष और बै पुत्र खे उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी मोहल्ला 33 जहांगीराबाद जिला जौनपुर, जिसे एतद पश्चात चालू भागीदार कहा गया है, द्वितीय पक्ष के बीच निर्मित किया गया है। चूंकि कथित भागीदार तथा कथित चालू भागीदार जौनपुर में 3 फरवरी सन 1980 के भागीदारी के विलेख के अंतर्गत भागीदारी का गठन किया गया और रेडीमेड तथा हौजरी के क्रय विक्रय का व्यापार सर्वश्री कन्हैया लाल एंड जगन्नाथ फार्म जौनपुर के नाम से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत करते थे। कहने का मतलब जो भी हमारी पार्टनरशिप है, जिस प्रकार का भी इसके अंदर में व्यापार किया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद उसका डिसोल्यूशन यानी कि विघटन किया जाता है सारी शर्तों के आधार। देखिए कैसे। और चूंकि कथित भागीता उक्त का विघटन करने का करार है, अतः अब यह विलेख निम्नलिखित है। कैसा लिखित है? नंबर 1 यह कि भागीदारों के मध्य उक्त भागीदारी 6 सितंबर 2000 से समाप्त हो जाएगी और विघटित समझी जाएगी, ठीक है। नंबर 2 यह कि उक्त पक्षकारों द्वारा जो आस्तियां हैं और दायित्व हैं उनका लेखा जोखा
कर लिया गया है और उसकी एक बैलेंस शीट तैयार कर ली गई, जो 3 सितंबर 2000 को दिनांकित है और सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित है। यह कि उक्त भागीदारी की संपत्तियों का शुद्ध मूल्य 3 सितंबर 2000 तक के सभी दायित्वों को घटाकर 30,000 रुपये आता है और प्रत्येक भागीदार का अंश 15,000 रुपये होता है। अगला पॉइंट है यह कि उक्त भागीदार की गुडविल अब केवल बै पुत्र ख की रहेगी, जिसका अकेले या किसी के साथ मिलकर व्यवसाय चलाने का अधिकार रहेगा। और नंबर नेक्स्ट है यह कि बहिर्गामी भागीदार ने 15,000 रुपये में अपना अंश प्राप्त करके अपने अंश को समाप्त और विमोचित कर दिया है और गुडविल को चालू भागीदार के अधिकार में छोड़ दिया है। नंबर 6 पॉइंट ये होता है कि यह कि चालू भागीदार उक्त फर्म की संपदाओं का एतद पश्चात अधिकारी होगा और उसके दायित्वों और ऋणों के लिए उत्तरदायित्व होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यह कि उक्त बहिर्गामी भागीदार अन्य किसी जगह दूसरा फर्म के नाम से उक्त रेडीमेड एंड यानी कि एवं होजरी का व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने साक्षियों के समक्ष उक्त तिथि को जो भी दी गई है को इस पर हस्ताक्षर किए हैं। साक्षीगणों के हस्ताक्षर आ जाएंगे यहाँ पर, जो बाहरी भागीदार हैं और जो चालू भागीदार है जो वर्तमान वाले हैं उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जैसे दत्तक विलेख है यानी कि अडॉप्शन डीड है, कोई किसी को गोद वगैरह ले लेता है तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, उसका प्रारूप कैसा होता है। यह दत्तक विलेख सन 2000 के सितंबर महीने की इस 12वीं तारीख को श्रीमती ए विधवा बै निवासी मोहल्ला जो भी होगा 45 वर्ष जहां मीराबाद जौनपुर द्वारा लिखा गया है, जहां की विलेख की निष्पादक श्रीमती ए की आयु इस समय 50 वर्ष है, जो दत्तक पुत्र से आयु में 42 वर्ष बड़ी है, मतलब जो उन्होंने गोद लिया है, ठीक है। जहां की मैंने स्वेच्छा और बिना किसी दबाव के कै पुत्र चय निवासी 20 ओलंदगंज जौनपुर उम्र 8 वर्ष जो अवयस्क है को दिनांक 10 सितंबर 2000 को सभी आवश्यक अनुष्ठानों को पूर्ण करने के बाद श्री बै के पुत्र के रूप में गोद लिया है। अतः उपरोक्त कै को मेरे कहने पर मुझे दत्तक के रूप में कै के पिता द्वारा दिया गया है और मैं उसे अपने घर पर श्री बै के पुत्र के रूप में, मतलब बै के पुत्र के रूप में ग्रहण कर उपरोक्त दिवस से दत्तक पुत्र के रूप में मानती आ रही हूँ और कै मुझे दत्तक माता के रूप में, ठीक है। दत्तक ग्रहण के दिन से मैंने अपने पति द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्ति से अपने को अलग कर लिया है और वह संपत्ति कै के नाम श्री बै के उत्तराधिकार के रूप में निहित हो गई है। उपरोक्त संपत्ति की देखरेख मैं कै की ओर से उसकी दत्तक माता और संरक्षक के रूप में कर रही हूँ। मैंने इस दत्तक विलेख को लिख दिया है कि उपरोक्त वर्णित दत्तक ग्रहण के अभिलेख के रूप में काम आवे। निम्नलिखित साक्ष्यों के समक्ष मैंने इस दत्तक विलेख का निष्पादन किया है। यहाँ पर जो साक्षीगण हैं उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे और जो निष्पादक है उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो दत्तक विलेख से मतलब यही है कि एक व्यक्ति जो मतलब गोद लेता है तो वो किस किस तरह से गोद लेगा, उसका क्या प्रारूप होगा, वो यहाँ पर समझाया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे दोस्तों वचन पत्र यानी कि प्रोमाइजरी नोट के बारे में। तो प्रोमाइजरी नोट का नमूना ये है, आप देख सकते हैं। जोन मतलब यहाँ पर स्थान का नाम आएगा जो भी है और यहाँ पर डेट आ जाएगी। यहाँ पे पार्टीज के नाम आ जाएंगे, जैसे मैं पुत्र कै अपना पूरा नाम, उम्र और स्थान, और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है बै पुत्र कै उम्र इतनी और निवास स्थान जो भी है वो आ जाएगा। और जो मतलब को आदेश अनुसार प्राप्त मूल्य के लिए इतने रुपए यानी कि जो ब्याज की दर है 12 प्रति माह की दर से ब्याज सहित देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यहाँ पर डेट आ जाएगी और यहाँ पे वचनकर्ता के हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोमाइजरी नोट बनेगा, यानी कि वचन पत्र बनेगा। यहाँ पर दूसरा प्रारूप है, ये नमूना दिया गया है, वही मतलब यहाँ पर डेट आ जाएगी और मतलब स्थान और डेट का नाम आ जाएगा। और जो पहले वाले का था उससे थोड़ा सा अलग है, जो वहाँ पर मांग की गई थी, यहाँ पर मांग किए जाने पर ए पुत्र कै निवासी जो स्थान का नाम है, तहसील का नाम है, यहाँ पर सब आ जाएगा। जो भी आपका होगा वो डाल देना। मूल ऋणी के रूप में बै पुत्र कै निवास जो एड्रेस होगा
सेकंड पार्टी का जिला इतने के प्रतिभू के रूप में श्री इतने निवासी और कोहड़ा, ये ऊपर नहीं हो ये ना, मतलब कोहड़ा से मतलब जो स्थान का नाम है, तहसील ये हो जाएगी हवेली, जिला जौनपुर, मतलब वही एड्रेस के आदेश अनुसार 13% प्रति माह की दर से ब्याज के साथ 20,000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करते हैं। मतलब जो ये प्रारूप है किस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मूल ऋणी होता है उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिसे जिसको पास मतलब जिसको ऋण दिया गया है वो साइन करेगा, और जिसने दिया है जो श्योरिटी है, यानी कि यहाँ पे प्रतिभू का मतलब श्योरिटी होता है, जो श्योरिटी लेता है उसके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दिनांक यहाँ पर आई जाएगी आपकी, ये होता है हमारा दूसरा नमूना। अब हम दोस्तों बात करेंगे विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए जो वाद पत्र, जो केस दायर किया जाता है किस तरीके से किया जाता है, यानी जो मॉलसियस प्रोसिक्यूशन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे उसका न्यायालय का नाम लिखा जाएगा जहाँ पर हम ये वाद पत्र पेश कर रहे हैं। तो ये जैसे ये समक्ष है न्यायालय, सक्षम है न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, जो भी स्थान का नाम होगा, वाद संख्या यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ सन आ जाएगा, ठीक है। और ऐप मतलब जो पार्टीज का नाम है ऐ पुत्र दय आयु लगभग इतनी, और बनाम यहाँ पर दूसरी पार्टी का नाम आ जाएगा, ठीक है, जो प्रतिवादी है, ऊपर वादी नीचे प्रतिवादी, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वर्णित वादी निम्नलिखित अभिकथन करता है, यानी कि जो भी वो कहता है, जो भी वो कहना चाहता है अपने वाद पत्र में, जो भी उसका मुकदमा है उसमें ये सारी कंडीशंस यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि इसमें ये बताया इन्होंने, इस वाद पत्र का बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि 14 फरवरी सन 1999 को प्रतिवादी ने, यानी कि जिसके ऊपर केस किया जा रहा है, ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जौनपुर के समक्ष एक परिवाद वादी पर यह आरोप लगाते हुए दायर किया कि उसने प्रतिवादी को जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल 11,000 रुपये की थी नगद लूट लिया है, 11,000 रुपये नगद और बाइक लूट लिया है, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि यह कि उक्त परिवाद के आधार पर वादी की गिरफ्तारी के लिए एक अधिपत्र जारी किया गया और उसके परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार किया गया तथा 10 दिनों की अवधि के लिए कारावास में बंद रखा गया। अपने सम्मोचन के लिए उसे 5,000 रुपये धनराशि की जमानत देनी पड़ी, ठीक है। बात नंबर 3 ये है कि उक्त आरोप जो अभी लगाया है लंबे परीक्षण के बाद वादी को 13 दिसंबर 1999 को दोषमुक्त कर दिया गया। अगली बात है कि यह कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध विद्वेषपूर्वक यानी कि मॉलसियसली तथा बिना किसी युक्त या संभाव्य कारण के, यानी कि विदाउट एनी रीजनेबल, ठीक है, और मतलब और प्रोबेबल केस जो है था परिवाद दाखिल किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यह कि अभियोग के कारण वादी को काफ़ी शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने पड़े, वह समाज में व्यक्तियों की निगाह में गिर गया है और उसे व्यापार में काफ़ी क्षति उठानी पड़ी है। उक्त आरोप के कारण उसका प्रतिवाद करने में उसे काफ़ी खर्च उठाना पड़ा है। खर्चों का विवरण निम्नवत है। क्षति का जो विवरण है वो इस प्रकार है। पहला, प्रतिवादी के लिए जो अधिवक्ता को दी गई फीस है 125 रुपये यानी 125, और लिपिक को 135, साक्षियों को आहूत करने में उनके यात्रा मतलब जो साक्षी गवाहों को लाने ले जाने में, खाना खिलाने में 750 रुपये में, व्यापार की हानि ये एक मतलब ऐसी रकम है वो समझाने के लिए, इतना होता नहीं है ना, ज़्यादा होता है। व्यापार की जो हानि है वो 10,000 रुपये की होगी, ठीक है। 10,000 के लिए कौन वाद डाल रहा है, लेकिन बताना पड़ रहा है ऐसे ही खाली। वादी द्वारा उठाए गए शारीरिक एवं मानसिक कष्ट और इज्जत की हानि के लिए 10,000, कुल योग 22,135 रुपये। अगली बात हम करेंगे नंबर 6 की, यह कि वाद के लिए वाद हेतु केस एक्शन जो है 13 दिसंबर 1999 अर्थात विमुक्ति के दिनांक पर उत्पन्न हुआ, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट है यह कि वादी के विरुद्ध जौनपुर में अभियोग चलाया गया और प्रतिवादी न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत निवास करता है, ओके। नंबर 8 पॉइंट है यह कि न्यायालय शुल्क तथा क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्यांकन जो रुपये 22,135 बनता है, जिस पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है। अब बात करते हैं अनुतोष की। अतः वादी प्रार्थना करते हैं कि वही नंबर 1 बात कि विशेष और सामान्य क्षतिपूर्ति के रूप में उसे इतने रुपये की एक डिक्री वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए। नंबर 2, डिक्री यानी कि जो न्यायालय का आदेश होता है, डिक्री कहते हैं, के अंतर्गत दे धनराशि पर वादकालीन तथा भावी ब्याज वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाए
और थर्ड बात है कि वाद का संपूर्ण खर्च वादी को दिलाया जाए। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे वादी के, जो केस डाल रहा है। क्योंकि आप एडवोकेट बनने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग वगैरह एंड कन्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अब बात कर देंगे इसी के अगले पॉइंट के बारे में, जो सत्यापन होता है। ठीक है, मैं यानी कि जो वादी है यह घोषित करता हूं कि उक्त वाद पत्र के पैराग्राफ 1 से 5 जो भी शब्द है, कंडीशन है तक अंतर वस्तुएं मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य हैं, और 6 से 8 तक के पैराग्राफों के अंतर वस्तुओं के विषय में मैं प्राप्त सूचना के अनुसार सत्य होने का विश्वास करता हूं। ठीक है, और जौनपुर जो स्थान का नाम है यहाँ पे आ जाएगा, और डेट आ जाएगी। जो हस्ताक्षर होंगे ये वादी के होंगे, जो एडवोकेट महोदय यानी कि आप जो है यहाँ पर अपनी सिग्नेचर विद स्टैंप लगाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट था ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का। तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर इसका अगला नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।